दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है टू फिश एंड आ फ्रॉग। क्या मतलब हुआ? टू फिश। दोस्तों, यहाँ जानने वाली बात यह है कि जो फ़िश है इसका सिंगुलर नाउन फ़िश होता है, उसके अलावा प्लूरल नाउन में भी फ़िश होता है, तो इसमें फ़िशेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या अर्थ हुआ? टू फिश एंड अ फ्रॉग। दो मछली, या कह सकते हैं दो मछलियाँ और एक मेंढक। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड टू फिश एंड आ फ्रॉग इन आ पॉन्ड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। LIVE लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना या फिर निवास करना। और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। क्या अर्थ हुआ? लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड टू फिश एंड ए फ्रॉग इन ए पॉन्ड। एक तालाब में दो मछली और एक मेंढक रहते थे। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बहुत समय पहले एक तालाब में दो मछलियाँ और एक मेंढक रहते थे। द नेम्स ऑफ द टू फिश वर शताबुद्धि एंड सहस्रबुद्धि। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी वर्ब का प्रयोग किए। द नेम्स ऑफ द टू फिश वर शतबुद्धि एंड सहस्त्रबुद्धि। क्या अर्थ हुआ कि दोनों मछलियों के नाम शस्त्रबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि थे। द नेम ऑफ द फ्रॉग वॉज एकाबुद्धि। मेंढक का नाम एकाबुद्धि था। आगे देखिए। वन डे व्हेन द थ्री फ्रेंड्स वर टॉकिंग टू ईच अदर ऑन द एज ऑफ द पॉन्ड सम फिशरमैन पास्ड बाय। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूस कहा जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या फिर वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, तब हमें वॉज का यूज़ करना है। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, वैन मतलब जब, एक दिन जब, द थ्री फ्रेंड्स, तीनों दोस्त, वर टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से बात कर रहे थे, ऑन द एज ऑफ द पॉन्ड, एज का मतलब किनारा, तालाब के किनारे से, सम फिशरमैन पास्ड बाय, पास बाय का मतलब गुजरना और फिशरमैन का मतलब मछुआरे, कुछ मछुआरे गुजरे। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन जब तीनों दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे थे, ऑन द एज ऑफ द पॉन्ड, तालाब के किनारे पर, सम फिशरमैन पास्ड बाय, कुछ मछुआरे गुजरे। दे वर कैरिंग बास्केट्स एंड नेट्स विद देम। दोस्तों, बास्केट मतलब होता है टोकरी, नेट मतलब जाल,
और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस है। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। क्या अर्थ हुआ? दे वर कैरिंग, कैरिंग का मतलब होता है ढोना, किसी चीज़ को ले जाना। दे वर कैरिंग बास्केट्स एंड नेट्स विद दैम, वे लोग या कह सकते हैं कि वे अपने साथ टोकरियाँ और जाल ले जा रहे थे। दे सॉ द पॉन्ड एंड सेड टू वन अनदर। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, दे का मतलब वे या वे लोग, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी मतलब देखना और सेकंड फॉर्म सॉ। दे सॉ द पॉन्ड, उन्होंने तालाब को देखा। एंड सेड टू वन अनदर, और एक दूसरे से बोले। दिस पॉन्ड सीम्स टू बी फुल ऑफ फिश। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ऐसे वाक्यों में जब हम कोई भी वाक्य बनाएंगे और सब्जेक्ट सिंगुलर है तब फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होगा। और जो SEEM सीम को नोट कर लीजिए। सीम का मतलब होता है लगना या फिर दिखाई देना, और ये फिफ्थ फॉर्म है सीम्स। तो क्या अर्थ हुआ? दिस पॉन्ड सीम्स टू बी फुल ऑफ फिश, ये तालाब मछलियों से भरा हुआ प्रतीत होता है। सीम का मतलब होता है लगना या फिर प्रतीत होना। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि दे सॉ द पॉन्ड एंड सेड टू वन अनदर, दिस पॉन्ड सीम्स टू बी फुल ऑफ फिश। उन्होंने तालाब को देखा और एक दूसरे से कहा, ये तालाब मछलियों से भरा हुआ प्रतीत होता है, या कह सकते हैं ये तालाब मछलियों से भरा हुआ लगता है। लेट्स कम टुमारो, चलो कल आते हैं। एंड कैच दैम, और इनको पकड़ते हैं। चलिए आगे देखिए। When the fisherman left the place, the frog said to the fish, friends, you also heard what the fisherman said. When the fisherman left the place, दोस्तों लीव का मतलब होता है चले जाना, कहीं से कोई जगह छोड़ देना, रवाना हो जाना, निकल जाना, और सेकंड फॉर्म में लेफ्ट। क्या अर्थ हुआ? When the fisherman left the place, जब मछुआरे उस जगह से चले गए। The frog said to the fish, मेंढक ने मछलियों से कहा। फ्रेंड्स, दोस्तों, यू ऑल्सो हर्ड व्हाट द फिशरमैन सेड, आपने भी सुना जो मछुआरों ने कहा। लेट्स लीव दिस पॉन्ड, चलो इस तालाब को छोड़ देते हैं। इमीडिएटली, तुरंत। क्या अर्थ हुआ कि लेट्स लीव दिस पॉन्ड इमीडिएटली, चलो तुरंत इस तालाब को छोड़ देते हैं। एंड गो टू सम अदर पॉन्ड टू सेव आवर लाइव्स, और अपने जीवन को बचाने के लिए किसी और तालाब पर चलते हैं। आगे देखिए। बट द टू फिश लाफ्ड, लाफ मतलब हंसना, और ये सेकंड फॉर्म है, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। बट द टू फिश लाफ्ड, लेकिन दोनों मछलियां हंसी। सहस्त्र बुद्धि सैड, सहस्त्र बुद्धि ने कहा। वेल, ठीक है। एज फार एज आई थिंक, एज फार एज मतलब जहाँ तक मैं सोचती हूँ, थिंक मतलब सोचना या फिर लगना। तो क्या अर्थ हुआ कि सहस्त्र बुद्धि सेड, सहस्त्र बुद्धि ने कहा, वेल ठीक है। एज फार एज आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैं सोचती हूँ। द फिशरमैन विल नेवर कम बैक, मछुआरे कभी भी वापस नहीं आएंगे। टू कैच अस, हमें पकड़ने के लिए। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का ही वाक्य है। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। नेवर एक नेगेटिव वर्ड है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो उसने क्या कहा कि ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है द फिशरमैन विल नेवर कम बैक टू कैच अस, मछुआरे हमें पकड़ने कभी भी वापस नहीं आएंगे। बट इवन इफ़ दे डू, लेकिन यदि वे आते भी हैं, दे विल नेवर बी एबल टू ट्रैप अस। दोस्तों यहाँ एबल का यूज़ किया गया जब हम फ्यूचर में कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पॉसिबिलिटी को दर्शाना चाहते हैं तो विल एबल टू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। एपिस्ट्रोफी के बाद जब डबल एल होगा तो उसको विल माना जाता है। तो उसने आगे क्या कहा, बट लेकिन, इवन इफ़ दे डू, लेकिन यदि वो फिर भी ऐसा करते हैं, दे विल नेवर बी एबल टू ट्रैप अस, वो कभी भी हमें फंसा नहीं पाएंगे। ट्रैप मतलब फंसाना। बिकॉज, क्योंकि, वी आर एक्सपर्ट स्विमर्स, क्योंकि हम माहिर तैराक हैं।
दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जैसे सिंपल पास्ट में वॉज या वर का यूज़ होता है, ठीक उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो उसने क्या कहा, बिकॉज वी आर एक्सपर्ट स्विमर्स, क्योंकि हम माहिर तैराक हैं, एंड वी नो, और हम जानते हैं, हाउ टू सेव आवर सेल्व्स, कि अपने आप को कैसे बचाएं। चलिए आगे देखिए। बट द फ्रॉग वॉज नॉट कन्विंस्ड विद द व्यूज़ ऑफ द फिश। दोस्तों कन्विंस्ड एडजेक्टिव है, और देखिए कन्विंस्ड का मतलब होता है किसी बारे में एकदम पक्का पुख्ता यकीन होना, किसी बारे में बिल्कुल एक होता है ना निश्चित हो जाना, आश्वस्त होना, उसे कन्विंस्ड कहा जाता है, और ये एडजेक्टिव है। क्या अर्थ हुआ, बट द फ्रॉग वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन जो मेंढक था उसे भरोसा नहीं था, मतलब उसको यकीन नहीं था, कह सकते हैं कि वो आश्वस्त नहीं था, विद द व्यूज़ ऑफ द फिश, मछलियों के राय से वो क्या था, वो संतुष्ट नहीं था, कह सकते हैं, मतलब उस चीज़ से वो आश्वस्त नहीं था। ही सैड, उसने कहा, बट आई फाइंड माई सेल्फ नॉट सो एक्सपर्ट इन स्विमिंग। दोस्तों फाइंड का मतलब लगना होता है, पाना होता है, और इसके कई सारे मतलब है। फाइंड मतलब ढूंढना भी होता है और साथ में लगना भी होता है। तो उसने आगे क्या कहा, ही सैड बट आई फाइंड माई सेल्फ नॉट सो एक्सपर्ट इन स्विमिंग, लेकिन मुझे लगता है मैं स्विमिंग में, मतलब कि तैराकी में बहुत ज़्यादा माहिर नहीं हूँ। आई विल डेफिनेटली लीव दिस पॉन्ड अलॉन्ग विद माई फैमिली बाय दिस इवनिंग। और दोस्तों ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पर विल का यूज़ किया गया, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। डेफिनेटली एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है निश्चित रूप से, और एडवर्ब का काम होता है दोस्तों वर्ब की विशेषता के बारे में बताना। तो उसने आगे क्या कहा, आई विल डेफिनेटली लीव दिस पॉन्ड अलॉन्ग विद माई फैमिली बाय दिस इवनिंग। मैं शाम तक निश्चित रूप से, या कह सकते हैं ज़रूर, अपने परिवार के साथ इस तालाब को छोड़ दूंगा। तो उसने क्या कहा कि मैं निश्चित रूप से, बिल्कुल ज़रूर शाम तक अपने परिवार के साथ इस तालाब को छोड़ दूंगा। टू सेटल डाउन, बसने के लिए, सेटल डाउन मतलब बसना, बसने के लिए, इन सम अदर पॉन्ड, किसी और तालाब में, और वेल या फिर कुएं में। वेल मतलब होता है कुआं। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा कि मैं शाम तक अपने परिवार के साथ निश्चित रूप से इस तालाब को छोड़ दूंगा। टू सेटल डाउन इन सम अदर पॉन्ड और वेल, किसी और तालाब या कुएं में बसने के लिए। द सेम इवनिंग, उसी शाम, द फ्रॉग अबेंडन्ड द पॉन्ड। दोस्तों मैं चाहूँगा आप इसको शब्द को जरूर नोट करें, कई सारे वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, ABANDON। दोस्तों अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना, किसी चीज़ को लावारिश छोड़ देना या त्याग देना, और ये सेकंड फॉर्म है। अबेंडन्ड ED लगाने के बाद ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। द सेम इवनिंग मतलब कि उसी शाम, द फ्रॉग अबेंडन्ड द पॉन्ड अलॉन्ग विद हिज फैमिली, उसी शाम मेंढक ने अपने परिवार के साथ तालाब छोड़ दिया, एंड वेंट टू अ नियर बाई पॉन्ड, और एक नज़दीकी तालाब में चला गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द फिशरमैन केम टू द पॉन्ड। द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, द फिशरमैन केम टू द पॉन्ड, और ये कम की सेकंड फॉर्म केम और पास्ट का ही वाक्य है। अगले दिन मछुआरे तालाब पर आए। दे कास्ट देयर नेट्स एंड कॉट ऑल द फिशेस। दोस्तों कास्ट का मतलब होता है डालना, तो क्या अर्थ हुआ, दे कास्ट देयर नेट्स, उन्होंने अपना जाल फैला दिया, कैसे, उन्होंने अपना जाल डाल दिया, एंड कॉट ऑल द फिशेस, और सारी मछलियों को पकड़ लिया। द टू फिश ट्राइड टू एस्केप, दोनों मछलियों ने, द टू फिश ट्राई टू एस्केप बट इन वेन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का ही वाक्य है, और इस वाक्य में दोस्तों दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं, तो पहली वर्ब के बाद हमें टू का यूज़ करना होगा कंजक्शन के रूप में, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों दो वर्ब के वाक्य बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जब हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि कई बार हमें दो वर्ब या तीन वर्ब के वाक्य भी बनाने होते हैं, तो वो चीज़ हमें आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ऐसे कई सारे वाक्य हैं जहाँ पर हम दो, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने बोला मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, तो दोस्तों यदि मैं इस वाक्य के बारे में बात करूँ, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर भी देखिए पहली बात तो ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, चाहता हूँ RS में ता हूँ। जब वाक्य की टेल पर ता है ती आता है तो वो
प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। तो मेरा वाक्य क्या है, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। अब दोस्तों देखिए, इसमें दो क्रियाएं हो रही हैं। पहला है चाहना, चाहने को हम वांट कहते हैं, जो कि इसकी मेन प्रिंसिपल वर्ब है, मतलब ये मुख्य क्रिया है। और दूसरा है जाना, जाने को गो कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस वाक्य में भी दो वर्ब हैं। तो याद रखें दोस्तों, जब आप दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाएंगे तो पहली वर्ब के बाद आपको हमेशा टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में, और उसके बाद हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली वर्ब है, और जब टू के बाद आप अगली वर्ब लगाएंगे तो याद रखें टू के बाद फिर आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। तो जैसा मेरा वाक्य था, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, तो इसका सही जो उत्तर है वो क्या होगा, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। तो इस तरह से दो वर्ब के वाक्य बनाते हैं। तो याद रखें दोस्तों, जब भी दो वर्ब के वाक्य बनाएं, पहली वर्ब के बाद टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि तीसरी वर्ब भी कोई वाक्य में आएगी तो अगली जब तीसरी वर्ब भी आप यूज़ करेंगे तो उससे पहले भी आपको टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दोस्तों प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 3-4 आज वाक्य ज़रूर दूंगा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप थोड़ा सीरियसली होमवर्क को किया कीजिए। अगर यदि मैं 3 या 4 जो भी वाक्य दूँ, आप उन सबको ट्रांसलेट करें। और आज मैं आपको कुछ 4 या 5 वाक्य दूंगा जो कि दो वर्ब के सेंटेंसेस होंगे। यदि आप सीख गए तो उनको बनाना, तो आप ट्रांसलेट करें। कुछ वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगे, कॉन्टिन्यूस भी होंगे और साथ में पास्ट के भी होंगे। नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। पहला वाक्य है, वह घर खरीदना चाहता है। दूसरा वाक्य है, मैं आपसे मिलना चाहता था। दूसरा सेंटेंस है, वह खाना खाने आ रहा है। वह खाना खाने आ रहा है। दोस्तों ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अभी 3 वाक्य हो गए, आगे आप लिख लीजिए, वह आपसे नहीं मिलना चाहता था। वह आपसे नहीं मिलना चाहता था। ये दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, इसमें भी 2 क्रियाएं हैं। ये 4 हो गए, 5वें को नोट कर लीजिए, वह मेरी मदद करने आया था। आई रिपीट द सेंटेंस, वह मेरी मदद करने आया था। ये 5वां सेंटेंस है। और दोस्तों जो लास्ट का वाक्य मैंने आपको दिया है, वह मेरी मदद करने आया था, ये पास्ट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी आप जानते हैं हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और इसमें भी 2 क्रियाएं हैं, वह मेरी मदद करने आया था, एक तो इसमें आना है और दूसरा है मदद करना। तो दोस्तों मैंने आज टोटल आपको 5 वाक्य दिए हैं। तो यदि पॉसिबल हो तो ज़रूर और इसको आप 5 को बनाएं, क्योंकि दोस्तों होमवर्क भी करना ज़रूरी है ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। चलिए यहाँ इसको कंटिन्यू करते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, द 2 फिश ट्राई टू एस्केप। दोनों मछलियों ने भागने की मतलब बच निकलने की कोशिश की, बट इन वेन, लेकिन विफल हो गए। दे ऑल्सो गॉट ट्रैप्ड इन द नेट। गेट ट्रैप्ड का मतलब फंस जाना, और ये दोस्तों सेकंड फॉर्म है। दे ऑल्सो गॉट ट्रैप्ड, वो भी फंस गए इन द नेट, जाल में, एंड डाइड, और उनकी मृत्यु हो गई। डाई मतलब मर जाना, सेकंड फॉर्म डाइड। क्या अर्थ हुआ, दे ऑल्सो गॉट ट्रैप्ड इन द नेट एंड डाइड। वे भी, और ये दे किसके बारे में बात हो रही है, उन दोनों मछलियों के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, दे का यूज़ जब किया जाएगा जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, मतलब एक से ज़्यादा होंगे, चाहे वो 2 हों या 3, जितने भी हों। क्या अर्थ हुआ, दे ऑल्सो गॉट ट्रैप्ड इन द नेट एंड डाइड। वे भी जाल में फंस गए और मर गए। When the frog and his wife saw the fisherman returning with a lot of fish in their net, they became very sad। दोस्तों बड़ा सेंटेंस है, एक एक चीज़ करके ट्रांसलेट करते हैं। क्या अर्थ हुआ कि when, जब, the frog and his wife, मेंढक और उसकी पत्नी ने, saw the fisherman, मछुआरों को देखा, returning, लौटते हुए, with a lot of fish in their net, उनके जाल में बहुत सारी मछलियों के साथ, दे बिकेम वेरी सैड, वो बहुत उदास हो गए। बिकम मतलब होना बनना, और ये सेकंड फॉर्म है बिकेम। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, जब मेंढक और उसकी पत्नी ने मछुआरों को बहुत सारी मछलियों के साथ वापस लौटते हुए देखा इन देयर नेट, उनके जाल में, दे बिकेम वेरी सैड, वो बहुत उदास हो गए। दे लुक्ड एट द नेट, उन्होंने जाल को देखा, विद टीयरफुल आइज़। दोस्तों टीयरफुल एडजेक्टिव है जिसका मतलब है आंसुओं से भरी। दे लुक्ड एट द नेट विद टीयरफुल आइज, उन्होंने जाल को आंसुओं भरी आंखों से देखा। एज दे सॉ दैट देयर 2 फ्रेंड्स, जैसा कि उन्होंने अपने दोनों दोस्तों को देखा। शताबुद्धि एंड शस्त्राबुद्धि ऑल्सो हैड सकम टू डेथ। क्या अर्थ हुआ कि उनके दोनों दोस्त शताबुद्धि और शस्त्राबुद्धि ऑल्सो हैड सकम टू डेथ, उनके भी प्राण निकल चुके थे, या कह सकते हैं उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। ये ऐसा कह सकते हैं कि वो भी दम तोड़ चुके थे। सकम टू डेथ का मतलब होता है किसी चीज़ से लड़ते लड़ते मर जाना। तो क्या अर्थ हुआ कि जो उनके दोस्त थे शताबुद्धि और शस्त्राबुद्धि, वो भी दम तोड़ चुके थे। चलिए दोस्तों कहानी का जो मोरल है वो भी देख लीजिए। क्या मोरल है, वन शुड नॉट टर्न अ डेफ एयर टू फ्रेंड्स एडवाइस। क्या अर्थ हुआ कि किसी को भी मतलब कि दोस्त की जो एडवाइस है, सलाह है, उसके प्रति
उसे अनदेखा या फिर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है अच्छे से मॉरल के साथ। और कहानी का जो मॉरल है वो यही है कि यदि कोई हमारा जो सच्चा मित्र है, दोस्त है, और वो हमें कोई भी एडवाइस देता है, सलाह देता है, तो कभी भी उसकी चीज़ को अनसुना या फिर इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार जो सलाह होती हैं उन पर ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे अपने बेनिफिट्स के लिए। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।